नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार भारती कुमारी आप सबके लिए लेकर केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास गोबर की शर्त। आज आप सब सुनेंगे इस उपन्यास का 22वां भाग। अब 21वें भाग में आप लोगों ने सुना कि अब धीरे धीरे परिस्थितियों के साथ थोड़ी सी बदलाव आने लगी है जीवन में सबके। ओंकार दुखी है। ओंकार चंदन और गुज्जा की परिस्थितियों को समझ रहा है और वो अपने परिवार के लिए थोड़ा दुखी होता है। एक गोदना वाली लड़की आती है। यूं कहें कि इस कहानी में एक नए पात्र की एंट्री होती है, बाला, जो गोदना गोदने वाली है। वो गुंजा को गोदना गोदने आती है। चंदन उसमें थोड़ी सी मदद करता है और उसे बाला को देखकर, बाला की बातें सुनकर, बाला की जो प्रेजेंस है वो चंदन को थोड़ी अच्छी लगी। उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अब आज 22वां भाग। और तब से चंदन पश्चिम की बाड़ी में अक्सर चक्कर लगाने लगा। यहाँ बाड़ी से अर्थ है घर के पीछे, जिसे अब हम किचन गार्डन कह लें, जो पास घर के एकदम रिहायशी के एकदम पास जो जमीन का टुकड़ा होता था, उस पे या खेती हो या बगीचे लगाए जाए, जो भी, उसे प्रायः बाड़ी कहा जाता है। और तब से चंदन पश्चिम की बाड़ी में अक्सर चक्कर लगाने लगा था। जब भी वो इधर आता, बाला किसी न किसी बहाने उससे मिल ही जाती। राह चलते भी 2-4 बातें बोल देती। पहली बार गांव के लड़कों में उसने चंदन से बोलना शुरू किया था। सावन बीत रहा था। इस साल बाढ़ नहीं आई तो गांव के लोगों में अपार खुशी भरी हुई थी। जनेरा जोंदरी के खेत सरे में लहलहा रहे थे। पश्चिम की बाड़ी से ठीक उत्तर बगीचे के कोने पर चंदन के कई खेत थे। इनमें जोंदरी जनेरा दोनों खूब लगते थे। घर के जानवर हरियरी से अघा जाते। 2-3 दिन से बरसात थम गई थी। माल गोरुओं के लिए खेतों से हरियरी काटना आसान हो गया था। लोग अपने अपने खेतों में हंसुआ लेकर जुटे हुए थे। दोपहर के बाद लगभग 2 घड़ी बेला ढल चुकी थी। पश्चिम के बाड़ी वाले किसी खेत से हरियरी का एक बोझ सिर पर लिए चंदन घर की ओर आ रहा था। बोझ भारी होने से चाल में कुछ तेजी थी, जिसे डरार पर झुके हुए दोनों ओर के खेतों में पोर से भर उठती हुई फसलों के पत्ते बोझ की रगड़ से फड़फड़ाहट पैदा कर रहे थे। अपने खेत से लगभग 3 खेत निकल आने पर बड़ी सी खांची लिए बाला दूब के टपके बीन रही थी। किसी के डरार पर बैठे रहने पर भी बगल से कतरा कर निकल जा सकता था, किंतु बाला ने अपने बगल में दूब से भरी हुई खांची रख दी। सिर पर बोझ वाले आदमी के लिए खांची लांग कर आगे निकल जाना संभव न हो सका। मतलब बाला ने चंदन का रास्ता रोक दिया। दुल्की चाल में चलते हुए चंदन ने 10 कदम पहले से ही आवाज लगाई, अरे कौन है रे? लेकिन उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ। बाला ने घूमकर पीछे की ओर ताका तक नहीं। चंदन बढ़ते हुए आवाजें लगाता गया, लेकिन बाला टस से मस नहीं हुई और पहले की तरह खुरपी से घास छीलती गई। पास पहुंचकर चंदन रुक गया। डडार पर ही टपके बीनने थे तुमको? और मिलते ही कहाँ हैं? बाला ने कहा। और नहीं मिलते तो राह रोक के बैठ जाओगी? चंदन ने थोड़े गुस्से से कहा। तुम्हारी राह कौन रोक सकता है? मर्द बच्चा हो, खांची लांग के निकल जाते। कपार पर बोझा, राह में खांची लांगता फिरूं तब तो हो गया। चंदन ने फिर थोड़े गुस्से से कहा। तुमसे तो बतियाते भी डर लगता है। बाला बोली। तो डर लगता है तो खेतों के बीच चपके बीनने क्यों आ गई हो? सुनो, बाला ने धीरे से कहा। सुनो क्या? सिर पर बोझा नहीं देखती? बस इतने में ही कांपने लगे। भारी लगता है तो दो, द्वार पर पटक आओ। खड़े होकर उसने चंदन के बोझ पर दोनों हाथ फैला दिए। नहीं, रहने दो। दाएं हाथ से चंदन ने बाला का दाहिना कंधा पकड़कर उसे अलग हटाते हुए कहा, हटो, राह छोड़ो। नहीं, पहले एक बात बता दो, बाला ने जिद करते हुए कहा। क्या है? जल्दी पूछ। सब खेतों में मचान गड़ गई, तुम्हारे खेत में नहीं गड़ेगी क्या? आप
यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब खेती का समय होता है तो आपने अगर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि गांव में थोड़ा ऊंचा सा मचान बनाया जाता है, बांस चारों तरफ से लगा के, नीचे से सीढ़ियाँ, ताकि फसल के बीच में ना हो और थोड़े से ऊपर हो और इतनी ऊंचाई पर हो कि आप पूरा खेत अपना देख पाए। तो यहाँ पे बाला चंदन से उसी मचान के बारे में पूछ रही है। जनेरा के खेत तो इस तरफ ही हैं, एक खेत के लिए क्या मचान गाड़े। मैं तो पूरब में अगोरने जाता हूँ, 5 खेत सटे हुए हैं, एक ही आदमी से काम चल जाता है। अब तो बालें उगने लगेंगी, उधर तो बानर सियार पहुंचते नहीं, लेकिन यहाँ तो सत्यानाश कर देते हैं। फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, मचान तो गाड़ दो, मैं ही रात को अगोर दिया करूंगी। तुझको तो खुद ही अगोर आ जाता है, तू खेत अगोरेगी? चंदन ने मुस्कुराकर कहा। बाला कुछ लजाकर बोली, मचान गाड़ के तो देख लो। एक बार बाला की ओर चंदन ने भेद भरी दृष्टि से देखा, फिर दाहिने पैर से आगे डडार पर रखी खांची बगल में सरका कर आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद बाला भी आधी खांची घास लेकर लौट आई। महतारी ने पूछा, आज किधर निकल गई थी रे? अरे यहीं बगल के डडार पर तो थे। तो बस आधी खांची हिलाई? अरे माई, धरती अभी बहुत नम है, घास के साथ माटी निकलती है। और खांची भैंस के आगे पटक कर वो मड़ई में घुस गई। चंदन का मन अब खेती में लगने लगा। बाढ़ न आने से जनेरा के खेतों में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी, तो मन में नए सिरे से उल्लास भरने लगा। गांव के चारों ओर के जनेरा के खेत दिन में एक बार वो घूम कर देखा था। पश्चिम की बारी वाले खेत की फसल अच्छी थी। ऊंचे पुष्ट पौधों में अन्य खेतों की अपेक्षा लंबी बालें लग रही थी। चंदन ने ओंकार से इस मचान में भी मचान गाड़ने की बात चलाई। खेत के मामलों में ओंकार पूरी तरह से चंदन की बात मानता। कौन खेत बोया जाएगा, कौन परती रहेगा, किस खेत में क्या बोया जाएगा, ये चंदन के मन की बात थी। लेकिन हर काम में चंदन बड़े भाई की राय जरूर पूछ लेता। पश्चिम की बाड़ी में मचान गाड़ने के लिए भी उसने ओंकार से पूछा। फिर मचान गड़ गई। जनेरा के घने खेत के बीच चौड़े फूस की छाजन वाली ऊंची मचान चढ़ते समय मचर मचर करती थी। दोनों ओर की फूस की और आयनियों को काफी नीचे तक लटका दिया गया था कि पानी की बौछार मचान पर सोए हुए को भिगो ना सके। रात को खा पी कर चंदन उसी मचान पर चढ़ाया। पछुआ धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। आसमान में काले बादलों का बोझ सरेह पर झिकता जा रहा था। 1.5 पोर की ऊंची जनेरा जोहरी की तनी हुई फसल को भादों की उस घनी अंधियारी रात में पछुआ झकझोरने लगी। रात के सूनेपन को भेदने वाली पौधों की सरसराहट बढ़ने लगी तो चंदन सिरहाने की चादर ओढ़कर बैठ गया। देह में बड़ी बेचैनी सी थी। तेज हवा के झोंके रह रह कर मचान को हिला देते तो लगती हुई नींद भी उचट जाती। चंदन जोर जोर से सियारों को हुलकाने लगा। रात का सूनापन बढ़ता जा रहा था। एक ओर 2-3 बीघे पर लंबी चौड़ी पश्चिम की बारी, दूसरी ओर 20-25 बीघे पर नदी। पलानी में से पास वाली मठिया की लालटेन की रोशनी साफ दिखाई देती। मौनी बाबा नियम से रात के 11 बजे सोते थे। चंदन थोड़ी देर तक सियार और जानवरों को हुलकारता रहा। मन हुआ कि दूसरे खेत के मचान पर सोए राम रतन को आवाज दे, लेकिन वो 4-5 खेत के बाद था। फिर पछुआ की सरसराहट में सुनाई ही कहां पड़ता था। थोड़ी देर बाद चंदन ने फिर एक बार मठिया की ओर ताका तो मौनी बाबा की लालटेन बुझ गई थी। वो मचान पर लुढ़क गया। चादर को पैर और सिर के नीचे अच्छी तरह दबाकर ओढ़ लिया। जनेरा के पत्तों पर टपटपाहट होने लगी तो समझ लिया कि पानी शुरू हो गया। सोए सोए मचान के बाहर हाथ निकाला तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदों से हथेली में जैसे चोट लगने लगी। एकाएक मचान मचमचाने लगी। चंदन अंधकार में ही नीचे देखने की कोशिश करने लगा। दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मचान का हिलना बढ़ता गया। कौन है? चंदन ने कड़े स्वर में पूछा। कहीं कोई आहट ना मिली तो चंदन करवट लेकर लेट गया। बूंदों के टपके बंद होकर पानी की बौछार शुरू हो गई।
तो मचान फिर से हिलने लगा। करवट लेटे लेटे चंदन ने ही झुक कर देखा, सफेद साड़ी पहने कोई औरत मचान पर चढ़ रही थी। चंदन पल भर को कांप कर बोला, वो कौन है रे? बाप रे बाप, एकदम सुन्न हो क्या? कब से मचान हिला रहे हूं? ये नहीं होता कि तनिक नीचे उतर के देखते? यही खेत अगोरने चले हो? कहती हुई बाला हंसती हुई ऊपर चढ़ाई। अरे तुम यहां क्या करने आई हो? पानी और तेज हो गया। बगल से पानी की बौछार भीतर आने लगी तो बाला चंदन के पास और सरक गई। भीतर से दोनों किनारे के बंधे हुए टाट के पर्दों को चंदन ने गिरा दिया। तब पानी से थोड़ा बचाव हुआ। 8 दिन पहले कहा था मचान आज गड़ी है, बाला ने पूछा। भादों की इस आधी रात को अन्हारी बारी में कैसे निकली रे? तुझे डर नहीं लगा? हमको डर फर नहीं लगता। और घर के लोग? चंदन ने आश्चर्य से पूछा। बाबू 3 दिन के लिए कहीं काम से गए हैं और हमारी माई की नाक बज रही थी। और अगर माई जाग गई तो? चंदन ने फिर पूछा। अरे जाग भी जाएगी तो क्या करेगी? वह तो कह रही थी मैं तुमसे बहुत बोला ना करूं, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी तो हो जाए, जिससे मेरा मन मानता है बोलूंगी। बदनामी का डर है तो मेरी शादी कर दे, तेरी आंख की ओट हो जाऊंगी। एकाएक बड़े जोर की बिजली चमकी। बिजली की कौंद के हल्के से प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर इतने जोर की कड़क हुई कि डर से बाला ने चंदन को कसकर पकड़ लिया। गरज के साथ पानी की बौछारें तेज होने लगी। मूसलाधार जल में इतनी तेजी आई कि बात करना कठिन हो गया। हवा तो थम गई कि लेकिन पानी की तेज बौछारों ने जनेरा जोंधरी के खेत, बगल का बगीचा एकदम से ढक गई। ना जाने रात कैसी कटी। उपन्यास का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 22वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। धन्यवाद।